in presence of inorganic materials taken from surrounding like CO2 and water, then such kind of nutrition is called autotrophic mode of nutrition, in which with the help of chlorophyll it converts the solar energy into chemical energy. With that chemical energy it breaks वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है H2 और O2 में, एंड आफ्टर दैट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज टेक्स प्लेस, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस कर देता है. नाउ अस्मित, व्हाट आर द 3 प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के? पहला तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा था सर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर उस केमिकल एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, फिर सर CO2 का सर रिडक्शन हो जाता है. हाँ, किस में? सर कार्बाइड. और H2 ठीक है, उसमें यूज़ हो जाता है, और साथ में और बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है? बनता है सर O2 बनता है. ठीक है. ओके, सो दिस ऑल हैपन्स इन दिस फोटोसिंथेसिस में. नाउ द ऑटोट्रोपिक, जो ऑटोट्रोप्स हैं उन्हीं को प्लांट्स भी कह सकते हैं, और ऐसे छोटे कैटेगरी के भी हैं जिन्हें एल्गे कह सकते हैं, यानी छोटी कैटेगरी में एल्गे भी आ सकते हैं. मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये 2 तरीके के हैं, या तो सिंगल सेल के होंगे या उसमें ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं, और या तो उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है. तो न्यूक्लियस अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक. और अगर वेल डिफाइंड है देन इट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक, यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो तो उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक. जिसका मेम्ब्रेन बाउंड ना हो तो उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक. जैसे कि ये चीज़ है, अब ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में इसका जो न्यूक्लियस है, तो इसका जो DNA है ये बिल्कुल ऐसे ही है, खुला है, उलझा हुआ, इसमें तैरता रहेगा. इसमें फ्लैजिला भी होगा, एक ये फ्लैजिला है, तो दिस इज फ्लैजिला, और इस तरीके से DNA खुला हुआ रहेगा, तैरता रहेगा, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक. वो इसके अंदर सिर्फ तैरता रहता है, न्यूक्लियस करके कुछ नहीं है. न्यूक्लियाइड बोल लो तो बोल लो. ये बैक्टीरिया है, इसमें छोटे छोटे पाइलस निकले रहते हैं. पाइलस सिंगुलर और पाइला प्लूरल है. ये बैक्टीरिया है. फिर यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड होता है. प्लांट सेल आपने देखा होगा, एनिमल सेल देखा होगा, तो वो वेल डिफाइंड है कि नहीं? यूकैरियोटिक में 2 बातें हो सकती हैं. यूकैरियोटिक में कौन सी 2 बातें हो सकती हैं? या तो वो सिंगल सेल का हो, यूनिसेलुलर, और या फिर क्या हो? मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर हो और वेल डिफाइंड हो, तो इसका कोई एग्जांपल है क्या आपके पास? सर एग. यूनिसेलुलर में वेल डिफाइंड हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम भी आपने देखा होगा, वीडियो अगर हमने दिखाया हो. कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं ना. पैरामीशियम, बैक्टीरिया इसमें कोई नहीं आएगा. जो नहीं, पैरामीशियम, वो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सारे सब इसमें आएंगे. इसके फर्दर डिविजन्स हैं, वो आप 11th में पढ़ेंगे. अमीबा पैरामीशियम है, लेकिन मल्टी सेलुलर के भी फर्दर 2 डिविजन्स हैं. वो कौन कौन से हैं? एक तो जिनमें सेल वॉल हो, सेल वॉल प्रेजेंट, और एक क्या हो बताइए?
सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट हो और खाना खुद बनाते हो, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रोप हो, ऑटोट्रोपिक। सेल वॉल प्रेजेंट हो, खाना ना बना पाए, हीट्रोट्रोपिक ये है। सेल वॉल भी हो, खाना बना पाए, उनको दो तरीके के हैं। तो पहला लिखो हीट्रोट्रोपिक और बाद में लिखो ऑटोट्रोपिक, ऐसे लिखा जाएगा। सो हीटेरोट्रोपिक और दूसरा क्या है, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक सेल वॉल प्रेजेंट हो, खाना बना पाए, और एक सेल वॉल एब्सेंट। अच्छा, खाना बना पाए और सेल वॉल प्रेजेंट हो, क्या वो प्लांट है? सो इट ओके सॉरी, सो दैट इज जो खाना बना पाए वो चीज हो गई प्लांट्स, और जो खाना ना बना पाए वो कौन है, और सेल वॉल हो फंगी। सेल वॉल कैसे पता चलता है प्रेजेंट है? अगर खीरे को तोड़ो तो क्या खट से टूटता है, ककड़ी को तोड़ो खट से टूटती है। यस सर। और हमारा हाथ है, देखो मैं ऐसे ऐसे मोड़ रहा हूँ, कुछ टूट रहा है क्या? हाँ सर, आता है कई बार ऐसा हमारा। कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सेल वॉल नहीं होगी तो कितना भी मोड़ लो कुछ नहीं टूटेगा। लेकिन सब्जियों को तोड़ोगे, भिंडी तोड़ी है कभी अपने हाथ से? टूट जाती है। तो जिसमें सेल वॉल होगी वो टूट जाएगा। क्या मशरूम तोड़ा है कभी आपने? हाँ सर। फंगी, मशरूम फंगी कहते हैं, वो भी टूट जाएगा। तो सेल वॉल होगी तो टूट जाएगा। और जिस है कस्क्यूटा तो ये सब प्लांट है, प्लांट की कैटेगरी है ना। बाकी न्यूट्रिशन कुछ भी हो, पैरासाइटिक होता है ना, वो तो जो भी हो, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। देयर आर सो मैनी प्लांट्स विच आर पैरासाइटिक। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पैरासाइटिक हैं। तो ऐसे ऐसे फंगी तो पूरे के पूरे सेप्रोफाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हाँ अभी ठीक हो जाएगी। अच्छा अब देखो ठीक है, तो ये हो गया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट हो, उसे एनिमेलिया कहते हैं। अभी हम आपके क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। एनिमल्स जिनमें सेल वॉल एब्सेंट नहीं होती है। फिर देखो जो बैक्टीरिया है, हमारा 5 किंगडम सिस्टम है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, सो उसको किंगडम मोनेरा कहा गया है। क्या कहा गया? पहला किंगडम, 5 किंगडम है, पहला क्या है? मोनेरा। 9th का है, लेकिन बताना पड़ रहा है क्योंकि इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। वहां पर ये कैंसिल हो गया था, बट यहाँ पर तो ये चैप्टर है। अच्छा, दूसरा किंगडम है मोनेरा, के बारे में हम पूछेंगे आपसे। तो मोनेरा की सीजन 3 प्रॉपर्टीज बताओ। मोनेरा पहले प्रोकैरियोटिक होती हैं और फिर वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। हाँ, और फिर उसका साइज दूसरे यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में कम होता है। बिल्कुल सही है, ये तीनों बात सही है। और इसमें सेल वॉल भी है। अच्छा, फिर दूसरा किंगडम कौन सा है? सेकंड किंगडम इज व्हाट? 1 मिनट, हेलो हेलो, 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 हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मनीषा बात कर रही हूँ। पासपोर्ट के लिए कॉल किया, रिक्वायरमेंट है, अभी कोई फ्रेश रिन्यूअल? ठीक है, एक मिनट। क्या आंसर नहीं करना मत, जो आएगा जो नहीं आएगा उसमें बहाना मारेगा। वही सारी।
ओके अभी कल सही में नहीं आ रही थी यार, समझ नहीं आ रहा है, हमसे तो बात कर रहा था तो कल। नाउ फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड कौन सा है? वो न्यू पिटाचे ही बोल रहा था। ओके सेकंड इज प्रोटिस्टा। पहला मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे, लेकिन ये यूनिसेलुलर हैं, इनके पास वेल डिफाइंड सेल है। इसमें गाल्जी ऑपरेटस है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम है, सब कुछ है जो होना चाहिए। साइटोप्लाज्म है। ये यूनिसेलुलर लेकिन सिंगल सेल के हैं। तो अभी अमीबा के बारे में हम जब समझेंगे तो देन इट इज यूकैरियोटिक। यू का मतलब क्या होता है और कैरियन का मतलब क्या होता है? तो यू का से मतलब होता है सर मैनी। हाँ ये सही बताना, ये अच्छा बताया। यू का मतलब आफ्टर और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बनने के बाद वाले सेल। और प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? बिफोर न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस नहीं बना था तब वाले सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब आपको समझ में आ गया। ये ग्रीक लेटर्स हैं। प्रोटिस्टा, तो ये मोनेरंस हैं, ये प्रोटिस्टा है। और तीसरा किंगडम क्या है? ये किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स। तीसरा किंगडम है फंगी। तो ये किंगडम ही हो गया फंगी, जिसमें सारे फंगी आएंगे। ब्रेड माउल्ट, ब्रेड पे कभी ग्रीन ग्रीन कलर का देखा है आपने? खराब हो जाती है तो या रोटी पे फंगस लग जाती है, या फ्रूट्स में देखी है रॉटिंग ऑफ एप्पल्स, फंगस लग जाए ऑरेंज में, उस तरीके से। तो ये प्लांट्स हैं। चौथा किंगडम प्लांट्स, और पांचवा किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया। सो देयर आर यस देयर आर 5 किंगडम्स। तो अगर हम यस आपसे पूछें कि फंगी की कोई 3 प्रॉपर्टीज बताओ तो क्या होगी? The fungi is heterotrophic. Fungi is heterotrophic, sir. Fungi is in fungi cell wall is present. सेल वॉल होती है, किसकी होती है? ऑफ काइटिन। कभी इंसेक्ट की बाहरी स्किन देखी है? इंसेक्ट में कॉकरोच की आउटर स्किन देखी है? कैसी होती है? हार्ड होती है थोड़ी, ठीक है। सभी इंसेक्ट में और नाखून भी बनते हैं ना? क्या सर काइटिन से हमारे नाखून भी बनते हैं ना शायद? इसमें कैल्शियम होगा। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, जैसे शुगर होती है वही यही तो है। काइटिन से सर वो भी बनता है सर, तो उसका वो होता है कोलेनकाइमा। दैट इज लिग्निन का होगा। काइटिन के तो इंसेक्ट की पैरेनकाइमा होता है। हो सकता है, अगर काइटिन हो वो मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा बुक में मैं कभी इनकाउंटर नहीं किया हूँ, लेकिन मैं देख के बताऊंगा। अच्छा पड़ा था। ओके, नाउ दैट इज इट इज मेड ऑफ काइटिन। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जो कि इंसेक्ट की आउटर स्किन है। इसकी सेल वॉल किसकी होती है? ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज कभी देखा है? यस सर। तो इट इज सेलुलॉइड वर्ड। ये पेपर भी सेलुलोज है। तो ऐसा ही प्लांट में होता है, और एनिमल में तो सेल वॉल ही नहीं होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हीटरोट्रोपिक है, फिर इनकी सेल वॉल काइटिन की है, फिर ये मल्टी सेलुलर है, खाना नहीं बना सकते हैं, सेप्रोफाइटिक है, सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यूकैरियोटिक हैं, इनकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। कॉम्प्लेक्स शुगर, इट इज़ काइंड ऑफ शुगर दैट इज़ जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाएं, जैसे C6H12O6 के 1000 मॉलिक्यूल मिल जाएं और सब में से एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, तो H10O5 बनेगा और सब मिल के एक हो जाएं। और N, हर एक में से एक निकलेगा तो N में से कितने निकलेंगे? N निकलेंगे। यही सेलुलोज है, यही काइटिन है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए आपको 11th तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ना है। जब तक हम उसे नहीं जानेंगे हम इस काइटिन के बारे में नहीं जान पाएंगे। यही सेलुलोज भी है, यही स्टार्च का भी फार्मूला है, यही ग्लाइकोजन का भी फार्मूला है।
यही काइटिन का भी फार्मूला है। तो इसलिए सब शुगर हैं, लेकिन इसके जानने के लिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा हमें आगे देखना पड़ेगा। बोलो सर ये सिंपलेस्ट शुगर या ग्लूकोज होता है? क्या? सर सिंपलेस्ट शुगर ग्लूकोज होता है? सिंपलेस्ट मोनो शुगर ग्लूकोज है, डाई शुगर सुक्रोज है, केन शुगर। ओके सर। C6H12O6 ये मोनो शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर। और डाई शुगर कौन सा है? C6H12O6 और प्लस C6H12O6, दो ग्लूकोज मिल जाएं और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लें तो C12 बन जाएगा और H22 बन जाएगा। 24 था 22 बन गया है, और O11 एक वो निकल गया है। यही केन शुगर है जिसका कि साइंटिफिक नेम सुक्रोज है, गन्ने की शक्कर। ये डाई शुगर है, डाई सैकराइड। और ये मोनोसैकराइड। इतनी बात समझ में आ गई। और ये कैसी है? ये पॉलीसैकराइड। सैकराइड ग्रीक में शुगर को कहते हैं, स्वीट को। तो हमें ये कहना था द ऑटोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट। इनमें क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भरा होता है। आपने देखा था वो क्या आपने बताया था? वो ग्रेना कहते हैं उसको, जो गड्डी लगी रहती है, ग्रेनम। सो क्लोरोफिल विच इज है ना, विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। जैसा कि अस्मित ने बता दिया है कि वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, तो सोलर एनर्जी को वो हार्नेस कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। अब देखो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में तो हमने देख लिया। नेक्स्ट इज हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ आयुष ये मुझे बताइए, फंगी और एनिमेलिया में किसका हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? आयुष, फंगी का हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि एनिमेलिया का? फंगी का। कुणाल आप बताओ। नहीं, कुणाल, फंगी है और एनिमल्स हैं, इनमें कौन हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट करता है? दोनों। यही पूछना था ईशान, आपके लिए आपके लायक क्वेश्चन नहीं था। हम पूछ ही लेंगे जो आपके लायक होगा। heterotropic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food. So such nutrition में क्या होता है? In this nutrition organism cannot make या कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, ठीक है। फ्रॉम किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हवा में CO2 है, पानी है, हम दे दें, कह दें लो खाना बनाओ, एक सिलेंडर CO2 का ला दें, पानी बकेट दे दें, खाना बना लोगे। फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मौलिक मटेरियल्स, ठीक है।
लाइक CO2 एंड वाटर, इससे तो कुछ बना नहीं पाता है वो। हेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फूड नीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, हेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फूड नीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। खुद तो खाना बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसी में सेप्रोफाइट भी आएंगे जो सड़ी गली चीज़ों पे रहें, पैरासाइट भी आएंगे दूसरे के ऊपर रहें शरणार्थी बनकर, और तीसरे वो आएंगे जो सीधा सीधा तोड़ के काट के खा लें। तो अलग अलग तरीके के हैं। ऑल एनिमल्स हैव ए हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी, ज़्यादातर बैक्टीरिया भी, एल्गे को छोड़ दो, एल्गे भी बैक्टीरिया है, वो अपना खाना खुद बनाता है। एल्गे का मतलब हरी हरी काई, झील में जमी हुई ऊपर की हरी हरी जो काई होती है, दैट इज एल्गे। सो दीज आर हीटरोट्रोपिक। दोज ऑर्गेनिज्म which depend for their food needs on other organisms are known as heterotrophs. Such organisms को क्या कहेंगे? are called heterotrophs. heterotrophs कहेंगे। नॉन ग्रीन प्लांट्स, जैसे कुछ ऐसे भी चीज़ होता है, ईस्ट भी होता है। एक खमीर देखी है आपने, जिसको आप डोसे में डालते तो डोसा में बैटर फूल जाता है, तो एक पाउडर्स आता है, उसको डाल देते हैं केक में या किसी चीज़ में, इडली में डाल देते हैं, तो 10 रुपये का पैकेट आता है ईस्ट का। तो इट इज़ ऑल्सो, इसका भी जो न्यूट्रिशन होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ heterotropic mode of nutrition. पाउडर भी तो सेम पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उसमें भी ईस्ट होता है क्या? किसमें? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में ईस्ट नहीं होता है। एक मिनट, ईस्ट दिखा देते हैं ईस्ट कैसा होगा। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर क्योंकि सब ज़्यादातर लोगों के में, साउथ इंडियन के घर में सभी के में होता है, वो डोसा ज़्यादा बनाते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके का ये होता है। ये देखो कि ये खूब मिलता है ईस्ट बाज़ार में, इंस्टेंट ड्राइड ईस्ट, बैक्टीरिया ही है एक तरीके, मतलब ये एक तरीके का फंगी है, और ये इस तरीके से होगा, और इसको डो में मिला दो तो ठीक है। ये अब जैसे ये है डो में मिला दिया, आटे में अगर मिला दो या किसी चीज, बोलो नाउ। इसके न्यूट्रिशन के बारे में भी हम आगे देखेंगे कैसे करता है। सो इट ऑल्सो बडिंग करेगा, बढ़ता रहेगा, एक ईस्ट से दूसरे ईस्ट निकलेंगे, फिर तीसरे निकलेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। अगर शुगर में डाल दो और माइक्रोस्कोप से देखो तो ये बढ़ता हुआ दिखेगा, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये ईस्ट होता है, इस तरीके से होगा। और इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है कि जिससे आपकी इडली फूल जाती है, तो आपका जो भी सामान है वो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है। सो फ्लफ़ी हो जाने के बाद वो स्पॉन्जी हो जाता है, चाहे जो केक हो या कुछ भी हो, इट बिकम्स स्पॉन्जी। तो ये इसका काम है। अब देखें now heterotropic mode of nutrition are of 3 types. It is of 3 types. वो कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? दैट इज सेप्रोट्रोफिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोट्रोफिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरीके के हैं। सेप्रोट्रोफिक क्या होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन? In this case
organism obtain its food from decaying organism. Obtain its food from dead and decaying organic matter. सर हाउस फ्लाई सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आता है ना? क्या? हाउस फ्लाई एनिमल में आएगा? नहीं सर, वो मतलब उसका न्यूट्रिशन तो सैप्रोफाइटिक होता है ना? सैप्रोफाइटिक नहीं है वो, कुछ भी स्वीट भी खाएगा, सब कुछ खाएगा. दैट इज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, तो जैसे कोई सड़ी गली चीज़ में इस तरीके से कोई सड़ रहा है प्लांट और उसके ऊपर कुछ ऐसे उगा है हीटरोट्रोप्स, जैसे फंगस उगाती, मशरूम उगाती. मशरूम उगा हुआ देखा है सड़ी गली चीज़ों पर, तो वो उसको डिके कर देते हैं. कई तो ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया भी डिके कर देते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ों से चीज़ खा पाए. दैट इज सेप्रोट्रोप्स. फॉर एग्जाम्पल दे ऑब्टेन फूड. अब जैसे होता क्या है, इसमें कौन कौन आ सकते हैं? फंगी आ सकते हैं. फंगी की जहाँ पे भी मशरूम की खेती होती है, आपको मालूम है, काऊ डंग पे होती है, गोबर पर. गोबर से मशरूम बन जाता है. ब्रेड माउल्ड आ जाएगा. ब्रेड माउल्ड जैसे कभी कभी ब्रेड होती है, अगर आप उसे छोड़ दो तो वो ग्रीन कलर की हो जाएगी, तो इस तरीके से ब्रेड माउल्ड. तो उसमें एक फंगस सी लग जाती है. दैट इज कॉल्ड ब्रेड माउल्ड. ये ब्रेड माउल्ड है, एक तरह का जर्मिनेशन हो जाए. कभी ऐसी ब्रेड देखी है? बोलिए. टोस्ट है तो ब्रेड में देख लो. ब्रेड में ऐसे देखा है ब्रेड? ब्रेड को अगर ज़्यादा दिन रख दोगे तो ऐसी हो जाएगी, ग्रीन कलर का हो जाएगा. तो ये भी एक तरीके की फंगस है. अगर ऐसी ब्रेड खाएंगे तो ये पॉइजनस है. सो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है क्या? दैट इज व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट वी विल सी. अब इसके आगे सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि हाउ इट टेक्स प्लेस. योर चैप्टर्स आर ओनली ओरिएंटेड टू दिस. तो ब्रेड माउल्ड्स भी हो सकता है. So these all are aerobic respiration and these we will see in the further pages. और क्या हो सकता है? ईस्ट, खमीर. खमीर जिसको आप मम्मी से पूछ लोगे कि खमीर कहाँ, घर ही में पड़ा होगा, वो दिखा भी देंगी, हल्का हल्का रॉड शेप्ड है. ईस्ट हो जाएगा. एंड मैनी बैक्टीरिया. बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं कि अगर बिल्ली रास्ते में मर गई तो थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाती है. कौन उसको खा जाता है? बैक्टीरिया. ज़मीन में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मरे हुए जानवरों को चट कर जाते हैं. कोई उन्हें खाने आए या ना आए, लेकिन वो धीरे धीरे डिके हो जाते हैं. प्लांट्स की पत्तियां हैं पार्क में पड़ी पड़ी धीरे धीरे डिके हो जाती हैं. कैसे डिके हो जाती हैं? बैक्टीरिया उनको खा जाते हैं. तो ऐसा हो जाता है. सो इस तरीके से जो डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रोडक्ट, आपको मालूम है जो वल्चर है, गिद्ध, वो भी सिर्फ मरी हुई चीज़ों को ही खाते हैं, जिंदा को नहीं खाएंगे. वल्चर अभी धीरे धीरे उनकी प्रजाति लुप्त हो रही है. अदरवाइज जितने आप देखोगे कि कितने ज़्यादा एनर्जी वाले और कितनी हाई फ्लाइंग करने वाले, स्पीड में फ्लाइंग करने वाले लोग हैं, बट दे डिपेंड फॉर देयर फूड नीड्स और ऑन डेड एंड डिकेइंग मैनर. एज वी आर मोर क्लीनलीनेस कंसर्न, सो इन इंडिया वल्चर्स आर गेटिंग डिसअपियर्ड. तो हमारे यहाँ वल्चर, हाँ, तो ये चीज़ है. इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? सच ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स. मृतोपजीवी. जो मरे पे जीवित रहे उसको क्या कहेंगे? मृतोपजीवी. अब देखो, सच ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड, वल्चर भी लिख सकते हो.
सेप्रोट्रोप्स, तो इनको सेप्रोट्रोफ कहेंगे। नेक्स्ट इज पैरासाइट न्यूट्रिशन। सो अब जरा देखें, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। According to Wikipedia, saprotrophic nutrition जैसे कई बार क्या होता है कि ये देखो कि ऐसे फंगस उगाती है ज़मीन पे, तो ऐसे ये सड़ी गली चीज़ें, कोई लकड़ी पड़ी हो ज़मीन में तो वहाँ आप देखोगे ऐसे नहीं उगेगी, लेकिन कोई सड़ी सी फंगस को उठाओगे तो नीचे उसके एक लकड़ी होगी, मिट्टी में नहीं उगेगी। हाँ, तो ये चीज़ उगाएगी। इस तरीके से अलग अलग तरीके की ब्यूटीफुल हैं, लेकिन इसको खाया नहीं जा सकता। दीज आर सो पॉइजनस, ठीक है, दो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बट दीज ऑल आर मिट्टी में उगाती हैं इस तरीके से। सो दीज ऑल आर सेप्रोट्रोप्स विच नर्चर ऑन, ये देखिए ये भी लग रहा है आपको डेड चीज़ों पे उगी, ये भी फंगस है। सो देयर आर डिफरेंट पेड़ों पर भी आपने देखे होंगे, पेड़ कहीं से काट दिया हो, तना काट दिया तो वहाँ पे फंगस उगाई है। ऐसा आपने कश्मीर में देखा है? कश्मीर में तो ऐसा नज़ारा आम है, हर पेड़ पे उगी हुई है, जो उसके ऊपर की बार्क है तो उसमें इस तरीके का ये फंगस भी कॉमन है जो आपने देखी होगी, है ना। तो ऐसा, और ब्रेड बाउल ये देखो ये सारे फंगस ही हैं। अब देखें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? That is in which an organism derives its food from the body of another living organism. तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यहाँ डेट था ऊपर, सो ऑर्गेनिज्म डिराइव, जैसे हमारे बालों में जूं होती हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिराइव देयर क्या? हाँ, तो वो भी इसी तरीके से हैं, दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर, ये लाइस कहते हैं। सो ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम बॉडी of living organism either getting attached externally or internally to their body, बाहर भी अटैच रह सकते हैं। हाँ, बाई आइदर गेटिंग, ये लिख लो विदाउट किलिंग, यही लिखना ठीक रहेगा। without killing, either by getting attached externally or internally। अनीसा, एक्सटर्नली का कोई एग्जांपल बताओ। सही है, लाई से। और बताओ सीजन। हाँ, कस्क्यूटा है, कस्क्यूटा भी ठीक है। ईशान बताओ, इंटरनली का कोई है? ईशान बताइए। इंटेस्टाइनल वॉर्म भी हो सकता है, और प्लाज्मोडियम, वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। एक फाइलेरियल पैरासाइट है, मादा मच्छर, वो किसी से हमारे अंदर ट्रांसफ़र कर देगी, फिर हमारे ब्लड में चला जाएगा और फिर हमारे बॉडी में बढ़ता रहेगा, और प्लाज्मोडियम बढ़ते बढ़ते हमको मलेरिया दे देगा। तो इस तरीके से पैरासाइट कौन है और हम कौन है? हम होस्ट हैं, और वो हमारे लिए गेस्ट बन के आता है, क्योंकि हम उसे खिलाते पिलाते रहते हैं। तो पैरासाइट विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट एज होस्ट, ठीक है, एज गेस्ट, वो एक गेस्ट है, काम नहीं करेगा कुछ लेकिन खाएगा पिएगा, एज गेस्ट, ठीक है।
फीड ऑन कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको कि होस्ट कहेंगे, मेजबान, जिसने मेज तैयार कर दी खाने पीने की, उसे मेजबान कहते हैं। अब मेजबानी करते हैं, जब हमारे यहाँ कोई क्रिकेट खेलता है दूसरी टीम आके तो कहते हैं भारत मेजबानी कर रहा है, उसने सारा ऑर्गेनाइजेशन और सब किया है, अरेंजमेंट किया है। सो देयर आर वेरियस पैरासाइट्स जो कि हम देखने को मिलती है, दैट इज कस्क्यूटा, कस्क्यूटा, अमरबेल एंड प्लाज्मोडियम। ये एक प्लांट है, ये प्लाज्मोडियम एंड राउंड वॉर्म, ये एनिमल की कैटेगरी में आएंगे, राउंड वॉर्म एंड प्लाज्मोडियम। अलग अलग किंगडम है। बोलो, राउंड वॉर्म देख लो। राउंड वॉर्म पेट में कभी कभी ऐसे होते हैं कि ऐसे कीड़े, कभी आप लोग हर 6 महीने में अल्बेंडाजोल खाते हो कि नहीं? पापा ला के देते हैं कि ये लो गरम मीठा दूध पी लो और खा लो, जिससे पेट के कीड़े निकल जाए। अदरवाइज इचिंग होती है, मुंह से लार निकलती है रात को सोते समय, तो ऐसा एयरफोर्स के सभी घरों में दिया जाता है और सभी बच्चे खाते हैं। तो ये अल्बेंडाजोल खाने से ये राउंड वॉर्म निकल जाते हैं हमारे शरीर से। 10 रुपए की टेबलेट आती है, समझ में आ गई बात? क्या? हाँ देते हैं, तो ये इसी के लिए है, ये राउंड वॉर्म है। नहीं तो ये जो हमारे इंटेस्टाइन को ही खाने लगते हैं, अगर पेट में। लास्ट लाइन में एस के आगे क्या लिखा है? प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म गेस्ट पैरासाइट एज गेस्ट फीड ऑन ऑर्गेनिज्म, जिन पर फीड करते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं, और जो पैरासाइट हैं वो गेस्ट कहलाते हैं। होस्ट और गेस्ट का रिलेशन है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम से कौन सी डिसीज होती है? मलेरिया, ये सारी चीजें हैं। अदर पैरासाइट्स आर दैट इज लाइस, लीचेस, टेपवर्म। अदर पैरासाइट्स आर लाइस, जू तो आपने देखी है, लीचेस देखी है जो खून चूस लेती हैं। Tapeworm. Now, let us see some parasites before going ahead. Parasites. According to CDC, a parasite. Now, let us see some parasites. ये तो जू हो गई जो हमारे बालों में रहती है, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसी पैरासाइट भी है कि जो जू का बड़ा आकार है, ठीक है। टिक्स भी होगा, इट इज टिक्स ऑल्सो, तो ये भी जू ही है जो रहती है। एंड हाँ, इट इज ऑल्सो द माउथ ऑफ जू, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है। नाउ बाकी दैट इज, अगर किसी के सर पे ज़्यादा जू हो जाए सो ऐसा होगा, ये देखो। तो और बाकी देयर आर सेवरल पैरासाइट्स जो कि हम देख सकते हैं। अमरबेल देख लें, कस्क्यूटा, कैस्क्यूटा, According to Wikipedia, now so they rise on the large trees and ultimately ये उसके ऊपर रहेंगी, ये प्लांट सैप पीती रहेंगी ऐसे, किसी न किसी प्लांट पे चढ़ के और उसका सैप, ये देखो कैसे
तो उसके अंदर इनके इनके दांत जैसे होते हैं, वो गड़ा देती हैं उसके अंदर, और बस उसका सारा सैप पी लेंगी। दांत दिख रहे हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर। हाँ बोलो। सर ये क्रीपर्स है क्या? क्रीपर जैसे ही तो होते हैं। तो ये वल्लरी है, दे क्रीपर्स हैं, वो चढ़ जाएंगे प्लांट पे जहाँ जहाँ तक है उसके स्टेम पे, प्लांट से पिएंगे। जो न्यू उसकी टहनी है, जो ट्विक्स हैं, ट्विक्स पे ये लिपट जाते हैं जिसमें सैप ज़्यादा होता है, एंड अल्टीमेटली ये उसका सैप पीते रहते हैं। लीचेस भी देख लें, लीचेस। According to Wikipedia, leeches are segmented parasitic or predatory worms that belong नाउ to the इट phylum इज़ Allidae वेरी and belongs to डेंजरस। the subclass लीच जो Iridae. होगी, ये कहीं पर भी हाथ में अगर आप ये तो ये पूरा ब्लड चूस लेगी आसपास। सो वेयर, ये देखो अभी यहाँ सक करेगी तो ब्लड ही ब्लड हो जाएगा। जब ये छोड़ेगी ना तो ये अपना वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ा लेती है। सो इट इज़ लाइक दिस। सर ये होती कहाँ पर है? ये पानी में से ली जाती है और ये क्या करेगी, 1 मिनट, ठीक है। जस्ट होल्ड। कभी कभी किसी की उंगलियां बेकार हो जाती हैं, उनमें क्या होता है कि ब्लड का मूवमेंट नहीं होता है, तो जानते हो क्या करते हैं, लीचेस उनके उंगलियों में लगाया जाता है। तो वो जो मरी हुई वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें से भी वो खून चूस लेंगी, तो ब्लड के सर्कुलेशन को बना देती हैं। दीज आर हैविंग मेडिसिनल यूजेस। अब हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या उसी पे वो फीड करती हैं। कई बार क्या है कि हमारी फिंगर टूट जाती है और फिर फिंगर को साथ में रख के सिल दिया जाता है। तो ये फिंगर हमने सिल दी लेकिन यहाँ से टूट गई थी, और फिर यहाँ पे लीच रखी जाती है। तो फिंगर यहाँ से सक करेगी लेकिन ब्लड आगे से नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जो टेढ़ी वेन इधर जा रही थी और यहाँ से ये सीधी वेन है, खट से इससे जुड़ जाएगी और फिर यहाँ से सक कर लेगी। यानी कि अगर हमारी वेन्स को भी ये वेन्स से मिला देती हैं। आप देखो वेन टेढ़ी थी, लेकिन जब लीच ने यहाँ से सक करना शुरू किया तो उसने इस वेन को इसके अलाइन कर दिया, तभी तो ये खून चूस पाएगी। अगर आपकी उंगली कट गई है और आप सही डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं जहाँ लीचेस हैं, तो वो आपकी उंगली जोड़ देगा। खून चूस के मर जाती है। खून चूस के कौन मरेगा? खून तो लोग एक एक बोतल दे देते हैं। सर इंडिया में जोड़ते हैं क्या? इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल में होती है, सब जगह ही होती है। तो इट इज़ जहाँ पर मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर होती है, और जहाँ फ्रेश वाटर होता है वहाँ होगी, मैरीन वाटर पे नहीं पाई जाती है। चलिए अब होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। ठीक है, होलो और जुआ दैट मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। इसका मतलब क्या है? होलो प्लस जुआ, ऐसे एनिमल जो कंप्लीट इनटेक, होलो का मतलब कंप्लीट फूड, पूरा का पूरा अंदर ले लें जैसा है खाना, और वो लेने के बाद अंदर जाके डाइजेस्ट कराएं। सो द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच organism takes the complex organic food material inside its body. Organism takes complex food material inside its body. फिर क्या करेगा? by the process of ingestion, by the process। श्रेयान न्यूट्रिशन के 5 कौन कौन से स्टेप्स हैं? सर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सॉरी सर, इंजेक्शन,
हाँ बोलो। सर इंजेक्शन, उसके बाद सर डाइजेशन, हम्म फिर सर एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और फिर एडिशन। ठीक है, तो टेक इनसाइड बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, इंजेशन के द्वारा ये अंदर ले लेते हैं होलोजोइक वाले। आफ्टर दैट, ठीक है, इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड का क्या मतलब है कि इनके पास कोई ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता होगा, तभी तो डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। एंड देन द एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल, एंड देन एब्जॉर्ब्ड and assimilated for utilization of life processes, ऐसा ये करते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो ऐसा करते हैं? कैट, डॉग सभी करते हैं, ह्यूमन भी करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्लिकोगन क्या होता है? क्या? दैट इज जो हमारे जैसे ये चीज़ है कि ये ह्यूमन के बारे में अगर हम देखें तो ह्यूमन की ये बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी में से एक फूड पाइप जाएगा, ठीक है, और फूड पाइप से, ये फूड पाइप है और बाकी ये तो ह्यूमन है ही है, तो यहाँ से फूड पाइप आगे जाएगा, तो आधा तो जो हमारा ऊपर का है पोर्शन, ये पोर्शन, तो इस पोर्शन में लंग्स है, क्योंकि नॉस्ट्रिल से भी तो कोई चीज़ जा रही है, ये नॉस्ट्रिल से, और ये यहाँ, ये दोनों मिल जाती हैं, मिलने के बाद फिर से अलग होंगी, यहाँ पर इन दोनों का जंक्शन है, ठीक है, जिसको कि फेरिंग्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। जहाँ ये मिलती है ना, ये नेसल कैविटी और बकल कैविटी, जो मुंह है वो उसमें क्या होगा बताओ? ये कौन सी कैविटी है? बकल कैविटी। और ये जो नोज की है उसे क्या कहेंगे? नेसल कैविटी। ये दोनों जहां मिल जाए उसे क्या कहेंगे? फेरिंग्स। अच्छा, आगे चल के ये फिर टूट जाती हैं, एक पाइप चली गई आगे और वो फिर बाइफरकेट हो गई, किसमें? ब्रोंकाई में। फिर उससे क्या बने? लंग्स, ठीक है, लंग्स बन गया, बीच में कहीं हार्ट भी है, तो यहाँ पर कहीं पर हार्ट भी हो जाएगा। सो दैट इज, अब आगे ये जो ईसोफेगस है, फूड पाइप गई, तो फूड पाइप आगे कहाँ चली जाएगी? स्टमक, जे शेप्ड स्टमक है, और स्टमक के आगे फिर यहाँ पर एक इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा नेटवर्क शुरू हो जाएगा, और जब इंटेस्टाइन के लास्ट में क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी क्या? लार्ज इंटेस्टाइन जहां खत्म होगी फिर क्या होगा? ये कहाँ टर्मिनेट करती है? पहले रेक्टम आएगा, फिर क्या आएगा? एनस। पहले ये रेक्टम हो गया, रेक्टम में ह्यूमन एक्सक्रीटा रहेगा, और फिर साथ ये बाईपास कर दिया जाएगा, बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, डिस्पेल कर दिया जाएगा, दैट इज एनस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? दैट इज द पोर्शन वेयर ए अदर समथिंग एल्स इज केप्ट, जैसे ये देखो। तो यहाँ पर अब बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हमें देखना है। नाउ पहली चीज कि ये देखो, ये सो इन दिस सबसे ऊपर क्या है? दो, सबसे ऊपर दो कैविटी आ रही हैं, तो सबसे लंग्स दिख रहे हैं क्या आपको? लंग्स,
बोलो। तो लंग्स को पहले हटा दें, ये लंग्स हटा दिए। लंग्स हटाने के बाद आपको हार्ट दिखा, ये हमने लंग्स हटा दिए, ये तो क्या दिखा? ओके, नाउ यू आर एबल टू सी हार्ट। तो आपने इसमें हार्ट देख लिया। हार्ट के नीचे क्या है? हार्ट की भी जरूरत नहीं है, हार्ट को हटा ही दिया जाए। वाई द हार्ट इज टू बी केप्ट। लंग्स जो है बाइलोब्ड है, इसे हटा देना उचित है। अच्छा, बी ऊपर अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो उसी से वही बकल कैविटी है, उससे आपने ये देखा जो एक तरीके का ट्रैकिया था, विंड पाइप, वो आगे चल के ब्रोंकाई में बाइफरकेट हो गया है। उस विंड पाइप के दो टुकड़े हो गए, दो डिवीजन हो गए, एक इधर के लंग्स में जा रहा है, एक उधर के लंग्स में। ऐसा दिखा आपको ऊपर ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का दिखा कि नहीं? सो इट हैज टू डिविजन्स, दैट इज ऊपर का और इधर का। तो अब हम क्या करते हैं, इस लंग्स को भी हटा लेते हैं एंड लेट अस सी कि आगे क्या होगा। यहाँ तक आपने देख लिया। सो ये जो नीचे वाला लोब है वो भी हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं किसी चीज़ से, अगर हट जाए हाथ से तो ठीक है। ओके, ये हमने हटा दिया। चलो, इट हैज बीन रिमूव नाउ। अब इसमें से डायाफ्राम निकाल लो, ये देखो। अच्छा, ये डायाफ्राम है, नीचे का छोड़ दो, ऊपर ऊपर का देखो, ऊपर के भी लंग्स हटा ही दो। अब आपको ठीक ठीक पता चला कि ये फूड पाइप वाली जो कैविटी है, ये देखो ऊपर ऊपर क्या था, दोनों लंग्स में क्या जा रहा था? क्या इसमें से जो विंड पाइप था वो ब्रोंकाई में टूट गया था? दो ब्रोंकाई है क्या? एक इधर लंग्स में जा रही है, एक उधर लंग्स में, बोलो। अच्छा, फिर और आगे रेड कलर का फूड पाइप दिखा। तो ये जो कैविटी है, क्या यहाँ पर कुछ कैविटी है, खाली जगह है जिसमें लंग्स भरे हुए थे? भाई ऊपर जो कैविटी है जहां से हमने लंग्स हटाया, अभी खाली जगह कैविटी दिख रही है। कैविटी का मतलब खाली जगह होता है। क्या वहाँ कैविटी है? कैविटी, उसको कहेंगे थोरासिक कैविटी। क्या बोलेंगे? थोरासिक, थोरासिक। एब्डोमिनल कैविटी जानते हो? आप लोग आपस में मजाक मजाक में बोलते हो तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी तो बहुत बड़ी हो गई है, बैली बहुत बड़ी हो गई। तो आधा पार्ट नीचे का कहलाता है एब्डोमेन, और उसकी खाली जगह को क्या कहते हैं, जिसमें सारा डाइजेस्टिव सिस्टम भरा होता है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन तो जानते हो ना, पेट को कहते हैं। और उस कैविटी को क्या कहेंगे जिसमें सारा खाने पीने की चीज है? एब्डोमिनल कैविटी। तो बता सकते हो सृजन की हमारे जो बॉडी में है, मेन बॉडी में कौन सी दो कैविटी हैं? यश बताओ। एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरासिक, THORACIC, थोरासिक। एब्डोमिनल कैविटी नहीं है क्या कुछ? क्या? बोलो बोलो, जो पूछना है पूछो। नहीं है क्या? क्या? आवाज पूरी नहीं आ रही, पूछ लो जो पूछना है। सर कह रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी कुछ नहीं है। एब्डोमिनल कैविटी इसके नीचे है ना, जो इसके ऊपर थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो बाइफरकेट कर रहा है वो क्या है? वो ये डायाफ्राम है, ये टुकड़ा, ये यहाँ इस पे रखा है। सो इट इज केप्ट ओवर इट। तो इसके ऊपर की चीज क्या है बताइए? ये देखो, इसके डायाफ्राम हटा दो, ये सब भी हटा दो, ब्रोंकाई भी हटा दो, क्योंकि ये अब इसका काम है। सो इट इज नाउ रिमूव। अच्छा, यहाँ पे देखो नीचे की चीज है, नीचे की चीज क्या है? ये पूरा सिस्टम हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये डायाफ्राम देखो, ये मुड़ रहा है,
ये ऊपर नीचे होता है तभी तो लंग्स कंप्रेस और एक्सपेंड करते हैं। डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है और इसी के ऊपर नीचे होने से लंग्स, जब ये ऊपर होता है तो हवा फेंक देता है बाहर और नीचे होगा तो लंग्स में हवा भर जाती है। दिस इज डायफ्राम, लंग्स के नीचे। अच्छा, डायफ्राम बता सकते हो किसको किसको सेपरेट करता है? ये जो डायफ्राम है ये किसको किसको सेपरेट करता है? कौन कौन सी दो कैविटी को सेपरेट करता है? थोड़ा हाँ बोलो अनीशा। इन्हीं दोनों को सेपरेट करता है। हमने डायाफ्राम भी हटा दिया, ये डायाफ्राम था ये हटा दिया, यही सेपरेट कर रहा था। इसके ऊपर थी रेस्पिरेशन सिस्टम और नीचे क्या थी? दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें अब ये बात आई है कि ग्लाइकोजन किसके अंदर रहता है। ये क्वेश्चन किसने पूछा था ग्लाइकोजन का? ये लीवर है। वास्तव में ये पूछना चाहते थे कि लीवर हमारी बॉडी का प्राइम ऑर्गन क्यों है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा और इसके कौन कौन से 42 वर्क हैं। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया। किसका क्वेश्चन था ये? कुणाल ने देखे कितना इंटेलिजेंट पूछा क्वेश्चन। बोला आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं, हमारी बॉडी का प्राइम ऑर्गन लीवर है, उसमें ग्लाइकोजन क्या काम करता है और ये हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन क्यों है और हार्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और इसके 42 काम तो बताइए। इट इज़ द स्टोरेज हाउस विच स्टोर्स, ये ब्राउन कलर का होता है, विच स्टोर्स ग्लाइकोजन, इमरजेंसी फूड, कार्बोहाइड्रेट, कंडेंस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च होता है व्हीट में, जैसे कि स्टार्च होता है राइस में, एक स्टोर्ड फूड है, वैसे ही ग्लाइकोजन होता है लीवर में। लीवर समझ में आ गया क्या ये? अच्छा, लीवर के बाद क्या है? स्टमक दिख रहा है? कोई इसमें स्टमक लोकेट कर पा रहा है क्या? जे शेप्ड स्टमक कहीं दिख रहा है क्या? तो ये स्टमक है, ये चीज स्टमक है। अगर ये निकल सके तो निकाल लो, ये निकल गया स्टमक। ये जे शेप्ड का है, जे जैसा थोड़ा थोड़ा जे तो लग ही रहा होगा। ये देखो हम दिखा देते हैं, ये जे शेप्ड है। पैंक्रियास देखना है तो पैंक्रियास तो हम अलग से दिखा पाएंगे, इसमें नहीं है। तो ये देखो होती है तो अलग से देख लीजिए, अभी उसमें नहीं है तो कहाँ से दिखाएंगे। ये देखो ये है स्टमक। बोलो इसको मानते हो स्टमक की नहीं? अब स्टमक के अंदर कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर भी हैं, उनको भी आप देख लो। ये देख रहे हो स्टमक के अंदर की लाइनिंग दिख रही है? ये इस तरीके का, इसमें से बहुत सारे HCl, पेप्सिन, म्यूकस सेक्रीट होता रहता है, लेकिन आपको तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको तो इस पैंक्रियास से लेना देना है ना। बोलो अग्नाशय देख रहे हो? अग्नाशय, पैंक्रियास, येलो कलर का। आर यू एबल टू लोकेट इट? ठीक है, चलिए। तो अब हम इसके बाद बाकी इसके आगे की ये जो चीज़ है इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन हमें इन सब से भी मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ किससे मतलब है बताओ? ग्लाइकोजन से। ओनली वी आर कंसर्न विद ग्लाइकोजन। लेकिन ग्लाइकोजन होता कहाँ है? इसका काम क्या है? यस, इट स्टोर एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसको, उसी को ग्लाइकोजन इज ए फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन एनिमल एज फॉर्म ऑफ इमरजेंसी फूड। बोलो बात समझ में आ गई कुणाल? आपका कुछ प्रश्न हो इससे संबंधित तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ जाए, नहीं तो बताइए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमने सभी तीनों तरीके के देख लिए हैं कि कौन कौन सा पैरासाइटिक, सेप्टोफाइट, सभी कुछ देख लिया है। नाउ
वी विल सी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम न्यूट्रिशन पर आ गए हैं। बोलिए। अरे हाँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो देख लिया ना, कुछ चीज़ें बची हैं वो हम और देख लें, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा बचा है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपकी बुक में दिए हैं, लेट अस सी दोज एक्सपेरिमेंट्स। सो ओके, now plants take water from roots। इसमें से रूट से वाटर चलेगा और लीफ में चला जाएगा, तो वाटर इसमें जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और यहाँ से लीफ में जाएगा। सन से क्या मिलेगा? सोलर एनर्जी। और इसके पास खुद क्या है? क्लोरोफिल है। बाहर से ये क्या ले लेगा? लाइट भी लेगा और CO2 भी लेगा। और CO2 लिया, सनलाइट लिया और वाटर लिया, इन तीनों के जोड़ से क्या बना? O6 बना। अगर इसको कंडेंस कर ले, खाना 10% खाना प्लांट खाता है और बाकी 90% बचा के रख लेता है, उसे हम खा जाते हैं, तो वो किस फॉर्म में बचा के रख लेता है? स्टार्च। बहुत अच्छा बताया आपने कि C6H10O5 to the power n। तो वो किस तरीके से उसने बचाया? स्टार्च के तौर पर। तो ये हमारा है हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब इसने स्टार्च बना दिया, पानी किससे आया था बताओ? वाया जाइलम। जाइलम से आया। हाँ, पानी ऊपर आ जाएगा जाइलम से। और ये बताओ फिर खाना वापस किससे गया? पत्ती तो खाना नहीं रखेगी, पत्ती तो मोटी नहीं होती चाहिए। हाँ, तो ये खाना अब स्टार्च से, ये जो स्टार्च है वो यहाँ से चलेगा और ऊपर भी चलेगा दोनों तरफ, तो वाया फ्लोएम। फूड चला जाएगा सब जगह फ्लोएम से और पानी ऊपर चढ़ता है। वाटर मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, एक तरफ है, जबकि फूड इज बाई डायरेक्शनल। फूड हर तरफ चलता है, ऑल डायरेक्शनल। बाई भी क्यों, ऑल डायरेक्शनल, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, सभी सेल्स को खाने की जरूरत है। आज जो स्टेम है वो ग्रीन नहीं है, तो क्या उनको भूखे रखा जाए? क्या उनको लाइफ प्रोसेस न करने दिया जाए? बताइए। तो उनको भी तो खाना चाहिए। सो इट इज नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो फिगर है। कंडीशंस क्या क्या जरूरी हैं? 4 चीज़ें हैं। सो द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इज सनलाइट। एक भी चीज़ नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा। क्लोरोफिल, वो भी नहीं होगा तो भी खाना नहीं बनेगा। CO2 और वाटर। सो देयर आर 4 कंडीशंस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इस चीज को हम कंफर्म करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 6.1 पे आइए। ये क्या कहता है? एक वेरीगेटेड लीफ लो। वेरीगेटेड का मतलब ऐसी पत्ती लो जिसमें कहीं कहीं हरा हो, बाकी पूरी पीली पड़ गई हो। अब देखो मेरे पास येलो स्केच तो नहीं है, तो मैं कहीं कहीं ग्रीन है वहीं ग्रीन दिखा दे रहा हूँ। ऐसी तो लीफ होती है ना मनी प्लांट की, कहीं कहीं पीली पड़ जाती है।
तो ये हमने वेरीगेटेड लीफ ले ली है। एट अदर प्लेसेस इट इज येलो, आपकी बुक में देख लोगे तो पता चल जाएगा, येलो लीफ है, देख लो, दिखाई पड़ रही है, पीली पड़ गई कि नहीं? चलो, तो इस लीफ को कहेंगे वेरीगेटेड लीफ। और इसके बाद आप क्या करो, जो वेरीगेटेड लीफ है उसमें जहां जहां ग्रीन है एक निशान बना लो, मार्कर से बनाना पत्ती पर। और इसके बाद इसको क्या करिए, टेक ए पॉटेड प्लांट एंड, अब इसको पूरा प्लांट, ये जो प्लांट है, ये प्लांट पॉटेड प्लांट, तो इसको आप क्या करिए, इट इज टू बी केप्ट इन डार्क रूम। अगर इसको डार्क रूम में रखोगे तो क्या होगा बताओ, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और ये येलो पार्ट है, और इसका जितना भी खाना होगा क्या वो सब कंज्यूम हो जाएगा? अच्छा, जो इसका येलो पोर्शन था क्या उसने भी पहले कभी खाना बना रखा था और वहां भी स्टार्च था क्या? हाँ भाई, उसने भी तो खाना बनाया होगा, आज वो येलो पड़ गया है, लेकिन पहले तो वो भी ग्रीन था, हमने पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो उसका क्लोरोफिल दूसरे कलर्स में चेंज हो गया, या वो डाई हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वहां भी तो स्टार्च रहा होगा, क्या वो भी स्टार्च कंज्यूम हो जाएगा इस इमरजेंसी कंडीशन में? जैसे अभी देखो कुणाल ने कितना अच्छा प्रश्न पूछा था कि ग्लाइकोजन क्या इमरजेंसी फूड है, तो वैसे स्टार्च भी तो इसका इमरजेंसी फूड है, तो वो सारा स्टार्च क्या सब कंज्यूम हो जाएगा और ग्रीन कलर वाले पोर्शन का भी कंज्यूम हो जाएगा क्या? सब खत्म हो जाएगा। अब जब स्टार्च बचा ही नहीं, अगर अब इस प्लांट को फिर से आप रोशनी में रखो तो खाना कौन बना पाएगा? जो ग्रीन पोर्शन है वो बना पाएगा कि येलो भी बना लेगा? ग्रीन बना पाएगा, येलो नहीं बना पाएगा। अच्छा, जब इसको 2-3 दिन डार्क में रखो, फिर 2 दिन सूर्य में रखो, खाना वहां बन जाएगा जो ग्रीन पोर्शन है। इसके बाद इस लीफ को तोड़ लो, इसके बाद इसमें क्या करिए कि लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाल दो। क्यों बॉइलिंग वाटर में डाल दो तोड़ने के बाद? क्योंकि इसका जो वैक्सी क्यूटिकल है, जो इसमें पैराफिन है, ये पैराफिन है, इसका वैक्सी क्यूटिकल पैराफिन होता है, ठीक है, यही वैक्स है जो लीफ में हम लोग यूज करते हैं, तो वही वैक्स है, लीफ वैक्स। तो इसका वैक्सी क्यूटिकल धुल जाएगा, इसको पानी में उबाल लो। क्यूटिकल हट गया क्या? वैक्स हट गया? बोलिए। तो पत्ती तोड़ी, पानी में उबाल लिया, क्या ऊपर का वैक्स हट गया? ऐसे ही कोई चीज वैक्स को पानी में डाल दो, उबलते पानी में पिघल नहीं जाता है क्या? अब इसको अल्कोहल में डालो, ठीक है, सो वार्म अल्कोहल में डालो, यानी एक अल्कोहल की बोतल लो और बॉइलिंग वाटर में उस बोतल को रखो और उसके अंदर लीफ को डालो, ऐसे। ये बॉइलिंग वाटर है, अल्कोहल को सीधा चढ़ा दोगे पानी में ना, और कभी आग लग गई तो वो ही अच्छा नहीं है। अल्कोहल जो सैनिटाइजर है वो 99% अल्कोहल है, तो अल्कोहल है, हम लोग तो अल्कोहल ही यूज करते हैं सैनिटाइजर के लिए कोचिंग सेंटर में, ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल। अब ये वाटर है, वाटर को बॉईल किया, ठीक है, वाटर बॉईल किया तो क्या अल्कोहल भी वार्म हो गया? इससे इस पत्ती का क्या हुआ होगा बताओ? इस लीफ का क्या हुआ होगा? क्या इसका सारा कलर धुल गया अल्कोहल में और पूरा अल्कोहल ग्रीन हो गया? इसका पीला रंग भी चला गया और इसके सारे प्लास्टिक्स उतर गए, सारे प्लास्टिक, इसका जितना सारा कलर था ना वो किस में आ गया? अल्कोहल में। और अल्कोहल कैसा बन गया? अल्कोहल तो विस्की होती है, उसका क्या कलर हो सकता है? तो कलरलेस है, केरोसिन ऑयल, कुछ पानी ही समझो। विस्की की बोतल नहीं देखी कभी क्या? ठीक है, तो हमारे यहाँ आना अल्कोहल रखा हुआ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, हमारे यहाँ तो प्योर अल्कोहल रखा हुआ है, तो इस तरीके से है।
तो जब इसको इसमें डालोगे, बोलो, स्मेल इसकी करेक्टरिस्टिक है। सो इट इज जो भी इसमें डालेंगे तो ये इसका सारा कलर चला जाएगा और लीफ कैसी हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। लेकिन जो आपने मार्कर बना रखा है या ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रखो और जहाँ जहाँ ग्रीन था वो ट्रेस कर लो। इस पे मार्कर मत लगाओ, इसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर होता है ना, बटर पेपर, रख रख करके ट्रेस कर लो कि कहाँ कहाँ ग्रीन था। तो फिर क्योंकि अब ये कलरलेस हो जाएगी, हो सकता है मार्कर की विंग चली जाए। फिर जब ये कलरलेस हो जाए, क्या अभी भी आप ये सोचते हो कि जहाँ जहाँ पर ग्रीन पोर्शन था वहाँ वहाँ स्टार्च था, वहाँ वहाँ जब 2 दिन धूप में रखा था तो वहाँ पर खाना बन गया था। और अगर पूरी लीफ में आयोडीन डालो तो आयोडीन स्टार्च को ब्लू कर देता है। स्टार्च तो चावल की माड़ है, उसे ब्लू कर देता है। तो बताओ कहाँ कहाँ ब्लू होगा, जहाँ जहाँ ग्रीन था वहाँ। क्या आपकी बुक में ऐसा फिगर बना है कि जहाँ ग्रीन था वहाँ ब्लू हो गया? ध्यान दो, ब्लू दिख रहा है। अच्छी प्रिंट वाली बुक होगी तभी दिखेगा ब्लू। तो इस तरीके से इससे क्या प्रूव होता है बताइए? नहीं, इससे ये तो नहीं प्रूव होता है। इससे ईशान क्या प्रूव होता है बताइए? जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, स्टार्च था, फिर हमने इस पे आयोडीन डाला, वो ब्लू हो गया जहां जहां ग्रीन था। पहले कलरलेस लीफ थी, कलरलेस लीफ हो गई लास्ट में, सब कलर तो उतर गया इसका। लेकिन स्टार्च डालते ही यहाँ ब्लू होने लग गया। पूरे में डाला था स्टार्च, यहाँ ब्लू होने लग गया, यहाँ ब्लू होने लग गया, यहाँ कुछ नहीं था। इससे क्या प्रूव हुआ सर कि उन्होंने जगह की सर मतलब अभी लाइट पड़ी थी ना उन्होंने जगह, तो वो कवर नहीं थी तो उधर। अनीशा बताओ इससे क्या प्रूव हुआ? मैं बताऊं, सर एक बार मैं बताऊं, स्टार्ट कुणाल बताओ, कुणाल। वापस स्टार्ट तो वापस बना लिया। अनीशा आर यू देयर? हाँ बोलो, क्या प्रूव हुआ अनीशा? सृजन बताओ। क्वेश्चन क्या है सर? अस्मित बोलिए। सर उससे होता है सर, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है। लो पूरी बात कर दी। हम इधर उधर देख रहे थे और अस्मित को चीजें पता थी। क्लोरोफिल इज नेसेसरी, जहाँ क्लोरोफिल था वहीं खाना बना। क्योंकि अभी हम चारों को एक एक करके हटाएंगे। अभी हमने क्लोरोफिल हटाया वेरीगेटेड लीव लेके, फिर सनलाइट हटाएंगे, फिर ये हटाएंगे, ये हटाएंगे। अभी हमने एक पोर्शन पे चेक कर लिया कि क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। तो क्या प्रूव करा? दैट इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर ठीक है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। आज की क्लास छोटी रहेगी, इतना ही रखो। थैंक यू, बाय।